गाजा में एक बार फिर से कार्रवाई, क्योंकि पहले नॉर्थ से शुरू हुआ था मामला, साउथ तक गया था, कहा गया लगभग वाइप आउट कर दिया गया है। एक बार फिर नॉर्थ में कंसंट्रेशन और एक बार फिर से ये संघर्ष जिसमें इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, आप एकदम ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि जब तक ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। आप हवा से बमबारी करेंगे, आप टारगेट को सॉफ्टन अप कर सकते हैं, आप आर्टिलरी मारेंगे, आप टारगेट को, जो भी टारगेट है, गाजा ही मान लीजिए, आप इसको मुलायम कर सकते हैं, आप मुलायम कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जे के लिए आपको इन्फेंट्री अंदर भेजनी पड़ेगी, आपको टैंक्स अंदर भेजने पड़ेंगे, टैंक्स ठोकेंगे, सब कुछ बर्बाद करेंगे, इन्फेंट्री जाके वहां पे झंडा गाड़ेगी। जब वहां पे इजरायली फौजी खड़ा हो जाएगा उस जमीन के ऊपर, तब माना जाएगा कि वो जमीन इजरायली हो गई है, उसके पहले नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इसी खबर का एक अगला चरण भी देख लीजिए। गाजा में इजरायली ऑपरेशन का नया राउंड, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं हमास के ठिकाने। पहले बमबारी की, फिर बुलडोजर चलाया इजरायली सेना ने, जो एक तरीके से वहां पहले ही बमबारी में डैमेज हो चुके हैं मकान, उनको अब वो हटा रहे हैं। यही शायद कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य कि आप सॉफन अप कर सकते हैं। पहले आपने टारगेट को सॉफन अप कर दिया, एक तरीके से उनको खंडहर बना दिया, लेकिन उनको डेमोलिश करना ताकि दोबारा वहां बसाहट ना हो जाए और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, शायद यही इसका इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल सही है दिनेश, जो गौरव ने कहा बिल्कुल सही बात है। जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके नहीं जाएंगे, उनकी जो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं हमास की, उनको कैसे नेस्तनाबूद करेंगे। और जो टनल का टेरर नेटवर्क बना हुआ है, टनल्स को भी तो कब्जे में करना है। इनके ज़्यादा छोटे छोटे ठिकाने जो थे वो मस्जिदों में थे, अस्पतालों में थे, स्कूलों में थे। हर जगह घुसना पड़ेगा, हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी, और ये काम चला आ रहा है, करना पड़ेगा। इसको ये बिगिन डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। जिनके प्राइम मिनिस्टर बिगिन थे, उनके नाम पे बिगिन डॉक्ट्रिन बोलते हैं कि हवाई हमले तो सिर्फ उसको सॉफन अप करने के लिए हैं। आपने वो हटाया, जिससे जब फौजें जा रही हैं तो उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो। और जो आज की घटना हुई है, जो आप बता रहे हैं कि 5 इजरायली मारे गए, ये तो शायद पहले भी गौरव ने एक बार कहा था कि जब इस आप उसमें लगेंगे मुहिम में, तो कुछ दुर्घटनाएं या आपके ऊपर भी वार होगा, लेकिन ये तबाही हो के रहेगी। और अगर ये अस्तित्व की लड़ाई है तो फिर ये कीमत चुकाने के लिए तैयारी भी होनी चाहिए। अगली खबर आपको बताता हूं, ईरान पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान। ईरान के एटमी और मिसाइल वाले खतरों की तुलना उन्होंने ट्यूमर से की। उन्होंने कहा कि ट्यूमर को हटा दिया, लेकिन निगरानी होते रहना जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा, ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की है। ये कई बार यहाँ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों का जो इलाज है, और ये मेजर गौरव आर्य भी कहते हैं कि इनको एंटीबायोटिक या उनको साइक्लिक कीमोथेरेपी देते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, ये साइक्लिक कीमोथेरेपी कितने दिनों तक देते रहेंगे? क्या इनकी जब तक ये इजराइल वजूद अपना बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तब तक ये लड़ाई भी क्या अनवरत चलेगी? एटर्नल है ये? नहीं, देखिए, जब तक, सिंपल सी बात है, वही बात है जब हम बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। आपके प्लेटफॉर्म में कई बार बात कर चुके हैं। इंटेंट क्या है उनका? इजराइल को बर्बाद करना, अमेरिका को बर्बाद करना। कैपेबिलिटी क्या है इनकी? न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये दो बातें क्लियर हो गई ऑडियंस के सामने। अब दिनेश भाई, सिंपल सी बात है कि आपने अगर कैपेबिलिटी एक लेवल से हटा भी दी, कैपेबिलिटी तो दोबारा डेवलप हो सकती है अगर आपका इंटेंट हो। और अगर आपकी कैपेबिलिटी है, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। भाई, आप में कैपेबिलिटी है बिल्कुल, और आप ये चाहते हैं कि इजराइल को बर्बाद करना। आप कितनी भी कस्में खा लें, कितनी भी कागज साइन कर लें, जिस दिन आपका दिमाग ठनका, आपको पता है मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरंट लगा हुआ है, वो आपको बटन दबाना है। तो ये जो चीजें हैं, ये इजराइल को पता है। इतना सा इजराइल है, अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे, आपको दोस्तों इजराइल मिलके नहीं मिलेगा। आप जूम करेंगे तब जाके दिखेगा छोटा सा ऐसा टुकड़ा इजराइल। उसको गायब करना बड़ा आसान है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो, और ये कभी नेतन्याहू होने नहीं देगा। लेकिन ये इंटेंट वाली जो आप बात कह रहे हैं, इधर तो देखिए नेतन्याहू गए और अमेरिका में जाके, आगे मैं वो खबर दिखाऊंगा, उस पर तफसील से हम जाएंगे। लेकिन ये कहना कि देखिए हमने आपका नोबेल के लिए नाम प्रपोज किया, देखिए रिकमेंडेड लेटर, ये दिखाना कि भाई ये देखो व्हाट्सएप देख लो, हमने मैसेज किया है, ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तो करना इसलिए पड़ रहा है कि इसके बिना किए उनका चारा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प ने कहा कि सुनो मेरे को नोबेल मिल जाने दो, उसके बाद राउंड 2 शुरू होगा, उसमें जो करना हो कर लेना। तो यही चीज ओबामा के साथ हुई थी। यही चीज ओबामा के साथ हुई थी। पहले ओबामा को मिला नोबेल पीस प्राइज, और उसके बाद ओबामा ने पूरी दुनिया का हलवा बना दिया था। और ये देखिए कमाल की बात, सर मैं माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इजराइल एंड पाकिस्तान, जो कि कट्टर दुश्मन है, दोनों ट्रंप को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाईजान आपको मिल जाए, आपको नोबेल मिल जाए। पाकिस्तान भी लिख के दे रहा है, इजराइल भी लिख के दे रहा है। ये देखिए, दिनेश ने बहुत सही पकड़ा है। हाँ। ये इजराइल इसलिए कह रहा है कि ले लो पीस प्राइज, उसके बाद हमें खुला छोड़, फिर हमको पीस करने दो, खुला छोड़ दो, हम फिर करेंगे अपना काम।
तो ये वाली बात चल रही है और बिल्कुल सही है। और जो आपने पहले बोला था नीयत कैसे बदलेगी, इंटेंट, नीयत तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि नीयत रखने वाला नहीं बदलेगा। है बिन होए न प्रीत, नीयत रखने वाला नहीं बदलेगा। तो नीयत रखने वाला तो अपनी जगह कायम है सर, वही तो। हाँ, शाह थे पहले, अब ऐसी नीयत नहीं थी। शाह पहलवी की, तो फिर ये नीयत तो रहने दी जा रही है ना सर। सवाल ये भी, अगली खबर देखिए, ब्रिटेन के जहाज पर इजराइल ने दागा बॉम्ब। ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर, अब आप सोच रहे होंगे भाई इजराइल क्यों दाग रहा है बम ब्रिटेन के जहाज पर, तो वो भी देख लीजिए। ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर पर यह हमला हुआ। असल में हूती विद्रोहियों ने कब्जे में कर लिया था ब्रिटेन का जहाज। इजराइल पर हूती हमले के जवाब में यह पलटवार हुआ है। अब ये देख लीजिए आप, ब्रिटेन जो है उसका जहाज हूती ने किया कब्जा। इजराइल का भी कहते हैं कुछ स्टेक था उसमें, लेकिन कहा फिर जाने दो, अगर ये जाती है भैंस पानी में तो जाने दो, लेकिन सर लेकिन ये नुकसान, तो ब्रिटेन ने कहा होगा कि भाई मेरा थोड़ा ख्याल कर लेते, मेरे से टेलीफोन करके पूछ तो लेते। नहीं, इजराइल ने कब किसको फोन करा है और इजराइल ने कब पूछा है? इजराइल भी अमेरिका की, दिनेश जी, उतनी ही सुनता है जितना इजराइल को कन्वीनियंट लगता है। अगर इजराइल को कन्वीनियंट नहीं लगता तो वो यूएस की भी नहीं सुनता। तो यूके तो कुछ भी नहीं है, उसने बोल दिया होगा विद्रोहियों ने जहाज ले लिया, ठोक दो, ठोक दिया। एक चीज है दिनेश, इसमें एक लोचा है वैसे। ये जहाज कब गया था हूती के कब्जे में? ये गया था नवंबर 23 में। अच्छा, तब से उनके पास है। अच्छा। और ये जहाज इन्होंने अपना कमांडो ऑपरेशन करके पकड़ा था। ओके। जब पकड़ा तो जहाज में कोई सामान नहीं था, जहाज नॉर्मली कार वार लेके जाता है। अच्छा। इसमें कोई सामान नहीं था। इसके ऊपर उन्होंने लगाए थे रेडार्स, और इससे देखते थे रेड सी चैनल्स को। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नाम का उनका था लेकिन अब काम का इनका हो गया। लोचा है, तो इसलिए इसको मारने में सबका साथ है, मारो। अच्छा, 23, 24, 25 मतलब 2 साल से अगर इनके कब्जे में, 1.5 साल से, नवंबर में था तो 1.5 साल से। कार्गो शिप के ऊपर रेडार लगा रखा था ना? कार्गो शिप को बना दिया था रेडार लगा के उसको। ओ, तो ये और इसी तरीके, और इसीलिए लोग कह रहे थे कि भाई इनके पास एडीएस वाली खूबियां कहां से आ गई? यहाँ से आ गई। और इसलिए वो जानते थे कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है, मारेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने कहा भाई अब ये बेशक हमारा ये सिंबल बना के रखा है कि ये ब्रिटेन वाला है, तो जाने दो, लेकिन तो उनके राइट। अगली खबर देखिए, भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर का इंपोर्ट करेगा। Su-57 या अमेरिकी F-35 की खरीद पर विचार चल रहा है। चीन पाकिस्तान को काउंटर करने की तैयारी है। फाइटर से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा सर, अगर अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा उसको कोट करूं, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू, सर इसका क्या मतलब, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू हैव दिस? देखिए, मैं आपको बताता हूं, डिफेंस सेक्रेटरी के इंटरव्यू में बैठे थे और वहां पे इंटरव्यूअर ने उनसे बार बार पूछा कि सर हम किससे लेंगे? अच्छा बताइए, हम F-35 ले रहे हैं कि हम Su-57E ले रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने बोला भाई आपकी ब्रेकिंग न्यूज के चलते तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ। हाँ, सही बात। पहली बात। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि वी आर टॉकिंग टू एलाइज। अच्छा, शो शुरू होने से पहले मैं और सर एक साथ बैठ के गेस्ट रूम पे इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। राइट। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि भारत को गैप फिल करने के लिए जब तक आपका एमका आएगा, एमका आने में 10 से लेकर 15 साल लगने हैं। अब प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगी, एयरफोर्स अपने 15 फीडबैक देगी क्योंकि एयरफोर्स को अपने हिसाब से चाहिए। उसके बाद वो बनना शुरू होगा, फिर उसके ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर वो बनेगा, फिर वो इंडक्ट होगा। एक बहुत लंबा चौड़ा इसका लूप है। राइट। फिलहाल अगर आपको क्लोज करना है गैप तो आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, साफ सीधी बात है, आपको चाहिए। अब किससे भारत लेगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने एक जिसको बात ये कह दी ना कि ये बात हम सबके सामने थोड़ा ना डिस्कस करेंगे, और हम एलाई से एलाई किसको बोला? रशिया को बोला कि अमेरिका को बोला? ये वो जाने। ही डज नॉट नो। ही इज सेइंग कि नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन अब ये डॉट, इसी का नाम है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, ऐसा बोलो लोग समझे नहीं। रणनीति का स्पष्टता। अब ये रणनीति का स्पष्टता अगर है तो सर ये बताइए, लोग हमारे देश में इतने मैच्योर तो हैं कि इसमें से भी स्पष्टता निकालने। अब लोग ये कहने लगे